अगर आप भारतीय हैं तो आपने कभी न कभी वीर सावरकर का नाम तो सुना ही होगा। बट हो सकता है ना भी सुना हो। लेकिन यही बात गांधी जी के बारे में कोई नहीं कह सकता है कि आप भारतीय हैं और गांधी जी का नाम न सुने हो। क्योंकि भारत में हर जगह गांधी जी का नाम कोई न कभी आपको ज़रूर सुनाई देगा। और कहीं नहीं सुनाई देगा तो नोट पे उनकी फ़ोटो तो आपने देखी ही होगी। तो ये फ़र्क है हमारे देश में कि एक तरफ किसी एक नेता को इतना ज़्यादा महिमा मंडित कर दिया जाता है, राष्ट्रपिता तक बोल दिया जाता है, और दूसरी ओर देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले लोगों को कुछ हमारे आज के नेता गद्दार तक करार दे देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरिओम दुबे और आप देख रहे हैं हरिओम टॉक्स। और आज हम बात करने वाले हैं विनायक दामोदर सावरकर की, जिन्हें उनके फैंस के द्वारा वीर सावरकर कहा जाता था। और उनसे अंग्रेजी हुकूमत खौफ खाती थी, इतना खौफ खाती थी कि गैर कानूनी तरीके से सारे कानूनों को मतलब कि एकदम किनारे करके उन्हें 2-2 उम्र कैद की सज़ा दी कि भैया किसी भी हाल में ये इंसान जेल से बाहर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसके विचार इतने खतरनाक हैं और ये इतनी तेज़ी से भारत के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं कि मतलब कि उससे अंग्रेजी हुकूमत को अपने पूरे जो भारत में उसकी हुकूमत चल रही थी उस पर ख़तरा महसूस हुआ। और उसने कहा भाई इनको किसी भी हालत में बाहर नहीं आने देना है, तो इनको 2-2 उम्र कैद की सज़ा दी। इनका गुनाह ऐसा कुछ नहीं था कि इन्होंने खुद से किसी को गोली मार दी हो, है ना। इनके ऊपर आरोप क्या लगाया गया कि एक व्यक्ति ने एक अंग्रेज को गोली मारी और उसमें गोली मारने वाला बंदूक ये प्रोवाइड करा दिए और उसको थोड़ा बहुत भड़का दिए मारने के लिए, है ना। अनंत कन्हारे ने एटीएम जैक्सन को गोली मारी, तो उस मैटर में ऐसे हद होती है कि मतलब किसी ने बंदूक दी अनंत कन्हारे को एटीएम जैक्सन को मारने के लिए, इस बात के लिए उसे 2-2 उम्र कैद की सजा दी गई। मतलब खुद सोचिए कि क्या सिर्फ उस बंदूक को देने की वजह से किसी को 2 उम्र कैद की सजा दी जा सकती थी? नहीं दी जा सकती थी ना। उसको सजा देने का पर्पज यही था कि इनको ये लगा कि यार ये इंसान अगर भारत की राजनीति में एक्टिव रहा तो हमारा तो बुरिया बिस्तर तुरंत बन जाएगा और हमको मजबूरी में भारत छोड़ के हटना पड़ेगा। तो अंग्रेज कहीं ना कहीं ऐसे नेताओं से बड़ी खौफ खाते थे। और जो हमारे गांधी जी थे, महान नेता थे, नो डाउट, कोई मुझे इसमें संशय नहीं है कहने में कि गांधी जी ने भी अपना पूरा जीवन क्या कहते हैं आधी धोती में काटा एक डंडा लेके, है ना। चाहते तो वो भी बहुत अच्छे से ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन अंग्रेजों के लिए वो फेवरेबल थे। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को उनसे बहुत खतरा नहीं महसूस होता था। गांधी जी आ गए, हाँ भाई अंग्रेज क्या करेंगे, गांधी जी का एकदम स्वागत सम्मान, हाँ भाई इनको कोई नहीं मारेगा पीटेगा, इनको मतलब एक डंडा नहीं मार सकते कोई अंग्रेज गांधी जी पे नहीं अटैक करते थे सब कहीं भी। क्यों? क्योंकि फेवरेबल थे। उनको लगता था कि इनसे हमारा किंगडम है, जो हमारा भारत में शासन है, उस पर कोई खतरा नहीं आएगा गांधी जी की वजह से। इसलिए वो उनको तो कोई उम्र कैद की सजा नहीं हुई। उनको क्या, किसी भी कांग्रेस के जो या अहिंसा के पथ पर चलने वाले नेता होते थे, किसी को ऐसी सजा नहीं हुई। और भी वीर दामोदर सावरकर जो थे, इनको 2-2 उम्र कैद की सजा हो गई, वो भी सिर्फ 28 साल की उम्र में, ये सोचिए। और उसके बाद जब ऐसे नेता को आज की डेट में हमारे कुछ ऐसे नेता हैं जो मतलब कि विपक्ष में हैं और कांग्रेस में भी हैं, तो ऐसे नेता जब ऐसे वीर दामोदर सावरकर जैसे नेताओं को गद्दार कहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। देश के लिए बहुत ही गलत है। क्या आप संदेश देना चाहते हैं कि ऐसा इंसान जिसने आपके लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, उसको आप गद्दार कह रहे हो? क्या ही बोला जाए। कांग्रेस के जाने में तो ऐसा हुआ है कि एनसीईआरटी तक की किताबों में भगत सिंह जैसे हमारे जो महान क्रांतिकारी थे उनको क्रांतिकारी आतंकवादी कहा गया। भगत सिंह को आतंकवादी, विपिन चंद्रा जैसे जो राइटर्स हैं उन्होंने अपनी पुस्तकों में आतंकवादी कहा। और ये भारत सरकार उस समय की थी कांग्रेस की, जिसने विपिन चंद्रा और रोमिला थापर जैसे जो इतिहासकार थे इनको बहुत सम्मानित किया। क्यों? क्योंकि ये हिंदू मान्यताओं का दुष्प्रचार करते थे और इससे कांग्रेस को मजा आता था कि उनकी अपीजमेंट, जो मुस्लिम अपीजमेंट वाली तुष्टीकरण वाली राजनीति है, वो फुलफिल हो रही थी।
है ना। अब इस समय थोड़ा सा वीर सावरकर का नाम इसलिए फोकस में आ जाता है क्योंकि उनके ऊपर अभी हाल ही में एक मूवी बनी है वीर सावरकर के नाम से, उसको आप लोग देखिएगा। उसमें उनके लाइफ के बारे में काफ़ी अच्छा दिखाया गया, रणदीप हुड्डा ने बढ़िया मूवी बनाई है उनके ऊपर। और विनायक दामोदर सावरकर या वीर सावरकर जो थे, जब हम एनसीईआरटी वगैरह पढ़ते हैं तो इनका नाम सिर्फ इतना आता है कि भाई इन्होंने 1857 जो 1857 की जो क्रांति थी उसको भारत का पहला स्वतंत्रता संघर्ष इन्होंने कहा था। उसके बाद इनका कोई खास हमारे इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में जिक्र नहीं आता है, क्योंकि कांग्रेस ने डिसाइड कर रखा था कि भाई हम अपने आधुनिक भारत के इतिहास के नाम पे बच्चों को गांधी जी की जीवनी पढ़ाएंगे और कांग्रेस का आंदोलन पढ़ाएंगे। इसके अलावा आप देख लो एनसीईआरटी में आधुनिक भारत के इतिहास के नाम पे और कुछ नहीं है। और जो हमारे क्रांतिकारी थे उनको आतंकवादी कहेंगे, है ना। तो ये तो उनकी सोची समझी रणनीति थी, अपना मतलब मानसिक दास्ता या गुलाम होने की प्रवृत्ति थी कि वो उसी तरह से एकदम ढर्रे पे चले आ रहे थे। सावरकर हैं, इनका इस समय थोड़ा सा और चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि जो आरएसएस की हिंदुत्व की विचारधारा है वो वीर सावरकर से ली गई है। मतलब इन्होंने ही एक्सप्लेन किया था कि भाई हिंदू कौन है। उन्होंने हिंदू को एक धर्म से बाहर निकालकर काफ़ी उसका ब्रॉड एक्सप्लेनेशन किया हिंदुत्व का। उन्होंने कहा भाई जो भी इंसान भारत को अपनी मातृभूमि मानता है और उससे प्यार करता है वो सब हिंदू है, और जो भी आदमी रेडिकल है, कट्टरपंथी है, वो कट्टरपंथी मुस्लिमों की बात करते थे कि भाई वैसे लोग का विरोध किया जाना चाहिए। तो ये जो विचारधारा थी ये वीर सावरकर की विचारधारा थी, उन्हीं के मस्तिष्क की उपज थी, और इसे बीजेपी आज भी फॉलो करती है। और इसी वजह से कांग्रेस वाले वीर सावरकर को गद्दार कहते हैं। यहाँ तक कि जब महात्मा गांधी को गोडसे ने मारा तो उसमें भी क्या कहते हैं, वीर सावरकर के ऊपर मुकदमा चला लेकिन कुछ सबूत तो मिला नहीं, तो इन्हें लास्ट में छोड़ दिया गया। अब कांग्रेस के जो लीडर हैं वो एक तर्क देते हैं कि जो वीर सावरकर थे उन्होंने, अगर वो इतने ही बड़े देशभक्त थे तो जब उनको उम्र कैद की सज़ा हो गई तो उन्होंने अंग्रेजी सरकार से रिटर्न में माफ़ी मांगी कि भाई मुझको माफ़ कर दिया जाए, मुझे इस जेल से बाहर निकाल दो किसी तरह, और मैं आपका आज्ञाकारी बन के रहूँगा और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कभी कोई भी एक्शन नहीं लूँगा। इस टाइप की बातें उन्होंने रिटर्न में लिख के दी थी वीर सावरकर ने, और ये हकीकत है, उन्होंने लिख के दी थी। लेकिन एक बार उनकी थोड़ी कंडीशन के बारे में सोचिए। 28 साल का एक युवा नेता जिसने ये संकल्प ले लिया था कि भाई मैं तो अपना जीवन इस देश के लिए कुर्बान कर दूंगा। कुर्बान कर दूंगा मतलब ये नहीं कि जाके फांसी पर लटक जाऊंगा, कुर्बान कर दूंगा कि मतलब कि इस देश की बेहतरी के लिए अपने जीवन को समर्पित करूंगा, कुछ जब तक जिंदा रहूंगा कुछ ऐसा करूंगा कि मेरे देश में कुछ पॉजिटिव हो मेरे होने से। ऐसे इंसान को 28 साल की उम्र में जब दो उम्र कैद की सजा हुई, 50 साल की सजा हुई, मतलब कि अब 78 साल के बाद वो बाहर आता, उसके बाद तो क्या ही बाहर आता, किसी काम का नहीं बचता। उस कंडीशन में जब उसको, और वो भी सजा कहाँ हुई, जैसे कि महात्मा गांधी को जब जेल में रखा जाता था तो कहाँ रखा जाता था, आगा खां पैलेस, मतलब महल की तरह पूरी सुविधाएं दे के। चाहे कांग्रेस के बाकी लीडर्स को भी जब जेल में रखा जाता था तो पूरी सुविधा दे के रखा जाता था, लेकिन वीर सावरकर को वैसी वाली जेल नहीं हुई थी, उनको काला पानी की सजा हुई थी। अंडमान निकोबार में जो सेलुलर जेल है, जो कि दुनिया के सबसे खतरनाक जेलों में से एक है, वैसे जेल में इनको ले जाके काल कोठरी में बंद कर दिया गया, और जैसे जानवर के साथ व्यवहार किया जाता है ना, उससे भी पूरा एकदम बदतर व्यवहार वीर सावरकर के साथ किया गया। जब बैठ के उन्होंने सोचा कि भाई चलो, अपने ऊपर कष्ट का उन्हें कोई दिक्कत नहीं था, वो तो वो झेलने को तैयार थे, लेकिन उनको ये लगा कि इस जेल में रह के तो मैं सड़ के मर भी जाऊंगा तो मैं अपनी मातृभूमि के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। भागने का कोई प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि किसी भी प्रकार से अगर जेल से बाहर निकल भी जाते हैं तो भाग के जाते कहाँ, चारों ओर तो समुद्र से घिरा हुआ था जेल, वो समुद्र के बीचों बीच था अंडमान निकोबार आइलैंड में। तो उनको लगा यार भाग तो सकते नहीं, और इसी में अगर रह के सड़ के मर गए तो वैसे भी मातृभूमि की क्या सेवा होगी। तब उन्होंने डिसाइड किया कि भाई चलो कुछ नहीं, एक लेटर पे लिख देने से अगर यहाँ से बाहर पहुंच के अपने देश के लिए कुछ करने का मौका मिलता है तो इसमें गलत क्या है। और तब उन्होंने लिखा कि हाँ भाई, भारत सचिव को लेटर लिखा कि भाई मुझे यहाँ से रिहा कर दिया जाए और मैं अंग्रेजी सरकार के खिलाफ अब कोई षड्यंत्र नहीं करूंगा और उनका आज्ञाकारी बन के रहूंगा। और इस बात को लेके अभी तक जो कांग्रेस के लीडर हैं कहते हैं कि अरे वीर सावरकर वीर वो नहीं थे, वो तो कावड़ थे, गद्दार थे। ऐसे लोगों को तो क्या ही बोला जाए।
उनके साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए वो आप डिसाइड करो, मैं आप पे छोड़ता हूँ। और वीर सावरकर देशभक्त थे या नहीं थे ये भी अब आप डिसाइड कर लो, क्योंकि हमारे इतिहास में तो जो भी हमारे क्रांतिकारी थे जिन्होंने भाई दो तरह का रास्ता इन्होंने अपनाया, एक सत्य और अहिंसा वाला और दूसरा कि भाई गोली मारेंगे और अपना छीन के अपना आज़ादी लेंगे, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस का रास्ता। तो हमारे इतिहास में तो ऐसे लोगों के साथ बहुत ही अन्याय हुआ जिन्होंने क्या कहते हैं कि छीन के अपने स्वतंत्रता को लेने की बात की, क्योंकि उन्हें एकदम एक चैप्टर में ही निपटा दिया जाता है। सुभाष चंद्र बोस को ही कौन सा बहुत ज़्यादा हमारे इतिहास में, आप देखो कितना, अगर 20 चैप्टर होता है आधुनिक भारत के इतिहास में तो 18 तो कांग्रेस और गांधी जी के बारे में होता है, और 2 में सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सावरकर वरकर सबको लपेट के उतना ही में हाँ भैया ये लोग भी थे, और कई का तो नाम भी आप नहीं सुने होंगे। तो आप डिसाइड करो कि भाई असली देशभक्त कौन था, आराम से रह के फल फूल खाते हुए बढ़िया से आंदोलन करने वाले लोग, या फिर अपने जान तक को न्यौछावर करने के लिए तैयार लोग कि भाई हम अपने देश के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हैं। असली देशभक्त कौन है? और सीधी बात, अगर आपको मेरे हिसाब से तो कंपेयर करना ही नहीं चाहिए, लेकिन किसी को गद्दार कहने से पहले भी 20 बार सोचना चाहिए। तो अगर आपको वीर सावरकर के ऊपर और विस्तार से वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री राम। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।